हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की प्रिपरेटरी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि अब आप लोग की 5th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद ही आपका जो बेसिक होता है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। और नेक्स्ट टॉपिक जो आगे आएगा वो आपका जर्नल है, कैश बुक है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहने वाला है कि व्हाट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो आपके इंडियन भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों ही रहते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपको पता ही है अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मेन फोकस किया जाता है उन चीजों पर जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है, वरना थ्योरी तो बहुत है, इतना डिग्री पढ़ के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। तो आइए शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नई पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम से जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ाई करी है, उनके लिए भी बहुत ईज़ी होगा अकाउंट्स को समझना। और जो नए हैं तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए फ्रेंड्स को। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, जहाँ पर हमने समझा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कि क्या किस तरह से जो अकाउंटिंग के रखे जाते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होगा या जो भी तरीके होते हैं प्रॉफिट लॉस बनाने के, बैलेंस शीट बनाने के, तो क्यों रखे जाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों डिप्रिसिएशन लगता है, ये सारी चीजें। तो अब वही चीज पे आ जाता है कि वो सब कैसे बनाया गया, तो उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए, कुछ स्टैंडर्ड रखे गए कि इस तरह का ही होना चाहिए। तो इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर IFRS converge standard issued by the central government of India under the supervision and control of the accounting standard board। मेन जो है ये आपका ASB, जो ASB बोर्ड है, इसके द्वारा ही मेन जो होते हैं इशू किए जाते हैं। कंट्रोल किसका रहता है, अंडर में किसके रहता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन रहेगी, लेकिन जो मेन इसको इशू करता है वो SB करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है। ये बोर्ड कब बना था, ये 1977 में बना था। और बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, इसके बारे में भी आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। एंड इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। तो यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी चीज है जिसपे कि सारे कॉर्पोरेट जो लेवल होगा, जो भी अकाउंट रखे जाते हैं, सब डिपेंड करते हैं, तो कोई एक अकेली संस्था नहीं, कई लोग मिल करके, कई लोग के परामर्श के साथ ही जो इशू होता है इनसे रिलेटेड या जो भी इसमें संशोधन किया जाता है। जैसे कि पहले ज्यादा थे, अब आपको 29 ही रह गए हैं सिर्फ। कौन से 29 है वो भी आगे हम देखेंगे वीडियो में। तो उनको ही इशू किया गया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जितना भी अकाउंटिंग का काम होता है वो सब किया जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी ये चीज लिखी हुई है। ये भारतीय लेखा मानक, भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान ICAI जो है, वो ASB जो है, NFRA है, इन सबके द्वारा ही मिलकर के जो है इशू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। इसमें द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज बाय इंडियन कंपनीज। अब ये कौन इशू करता है, सॉरी कौन यूज करता है, इंडियन कंपनी, जो भारतीय कंपनियां होंगी। एंड इट इज इशूड अंडर द सुपरविजन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। ASB करती है इशू इसको, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी, जैसे कि भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट है डिफिनेशन। अब इसकी, ये तो इसके बारे में था थोड़ा सा ब्रीफ में कि क्या होता है। अब इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या है, प्रिंसिपल्स के एक सेट है, स्टैंडर्ड है एंड प्रोसीजर्स दैट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जो लेखा मानक होते हैं वो सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, जो वित्तीय लेखांकन नीतियों और प्रथाओं की नींव के रूप में कार्य करता है। ये बेस होता है जिसके आधार पर ही हम अपने अकाउंटिंग का काम करते हैं कि इसी तरह से हमको उस कार्य को करना है, ये अकाउंट हमको रखने हैं, ये चीज़ों पर इस तरह से हमको प्रोविजन करना है, चार्ज करना है, जो अपनी लेखांकन की हमारे जो अकाउंट्स हैं उसको हमें प्रेजेंट करना है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारतीय लेखा मानकों का इतिहास क्या रहा है वो देख लीजिए। इंडिया यूज द इंडियन जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे कि IGAP कहा जाता है। आपने गैप के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर सिर्फ गैप पूछेगा तो आपकी डिफिनेशन, आपकी जो फुल फॉर्म होगी, सॉरी, वो यहाँ से यहाँ तक होगी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बहुत पूछी जाती है गैप की फुल फॉर्म, ये रहेगी। और अगर बाई चांस आपसे IGAP पूछ लिया गया तो वहां पर सिर्फ इंडियन वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कि इंडियन जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल as the accounting standard before the adoption of the INDS।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाने से पहले भारत ने भारतीय आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत जो IGAAP के नाम से थे उनको यूज किया जाता था। उसके बाद जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए जो कि आपका ASB बना, जो ICAI था, इन सब ने मिल करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को निकाला। तो फिर उससे पहले जो यूज किया जाता था वो IGAAP के रूप में जो लेखांकन मानक थे उनका यूज किया जाता था। उसके बाद आ जाता है कि Indian GAAP refers to generally accepted accounting principles that apply in India as established by the Indian Institute of Chartered Accountant and under the Companies Act 1956। जो सबसे पहले जो आपका इंडियन गैप था उसके बारे में कहा जाए तो ICAI जो था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो था उसके द्वारा, और साथ में जो कंपनीज एक्ट 1956 था उन दोनों के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके बाद आ जाता है कि Indian GAAP is primarily comprised of 18 accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India। तो सबसे पहले इशू किया गया था ICAI द्वारा, वो सिर्फ 18 अकाउंटिंग थे, 18 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, 18 लेखांकन मानक थे। उसके बाद बढ़ते गए, इसमें जो ऑडिशन होता गया, 35 तक पहुंचा, उसके ऊपर भी गया। फिर अभी जो आपके चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, वो 29 चल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है अब कि भारत में लेखांकन मानक कौन जारी करता है, हु इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इज डन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें कंट्रोल किसका रहता है, किसकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ही ये कंट्रोल होता है। और कौन बनाता, प्रिपेयर करता है, ICAI करता है, और इशू कौन करता है, ASB करता है। तो सारी चीजें पॉइंट याद रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। अब किस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स विद द अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। निर्माणी लेखों का लेखांकन किस लेखांकन मानक से संबंधित है। अब मैचिंग क्वेश्चन भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं याद होंगे, कौन सा स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, जो निर्माणी लेखे होते हैं, अनुबंध होते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे रिलेटेड है। तो अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही एज इट इज रखते हैं। पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं और किससे रिलेटेड है, तभी आप इसका आंसर देख पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं वो लिस्ट, जो आप 29 आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ICAI द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, मेनली आते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, नीतियां हैं, उनके प्रकट करने या उनके प्रकटीकरण से रिलेटेड हो जाती है AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो सेकेंड आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जो भी इन्वेंट्री होती है कि किस तरह से हमको रखनी है, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किस तरह से करना है, ओपनिंग स्टॉक का किस तरह से रखना है, तो उससे रिलेटेड हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड। थर्ड वाला जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत पूछा जाने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बहुत पूछा जाता है कि नगद रोकड़ प्रवाह जो होता है, नगद प्रवाह जो होता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रखा जाता है, तो AS3 के अंतर्गत। फिर 4 में आ जाता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट की डेट के बाद जो भी आपके दायित्व हैं, संभावित हुए हैं चीजें, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रियर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर 6 में आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। 7 में आएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी गूगल करिएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, बस लिख दीजिएगा उसके आगे कि करंट लिस्ट होनी चाहिए, 2026 या 25 डाल के खोलिएगा ताकि लेटेस्ट आपको मिले। फिर आ जाता है AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट विदड्रॉन मर्ज विद AS26। ये जो AS8 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 वाला है, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब ये किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, AS26 के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें जो होती है वो ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, आप लोग एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड UKSSC जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ में जो आप लोग का असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने की संभावना है कि अगस्त में हो जाएगा, तो उसकी तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो इसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद आ जाता है AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट।
जो विदेशी विनिमय में चेंजेस आते हैं, रेट्स में चेंजेस आते हैं, द एक्सचेंज ऑफ चेंजेस हैं, तो जो चेंजेस हैं उनके कितनी विनिमय दर क्या चल रही है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो मल्टीनेशनल होती हैं, जो इंडिया के बाहर भी जिनकी जो है शाखाएँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। एस-12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो भी सरकारी अनुदान मिल रहा है। एस-13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एस-14 अमलमेशन, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, एकीकरण से रिलेटेड है हो जाएगा ये। एस-15 एम्प्लॉयर बेनिफिट। एस-16 है बोरोइंग कॉस्ट है। एस-17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग है। एस-18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये बहुत पूछा जाता है। एस-19 जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। एस-19 लीज से रिलेटेड हो जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। एस-20 अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट में आप लोग ईपीएस कहते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। कभी-कभी मैचिंग करने को भी दे सकता है, तो वहाँ पर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। एस-21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एस-22 है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम। एस-23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। एस-24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एस-25 है इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एस-26 है इंटेंगिबल एसेट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमूर्त संपत्तियां किसमें आती हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। एस-27 ज्वाइंट वेंचर है। 28 में आ जाएगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हो जाएगा, और 29 में आ जाता है प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस-29। तो जितने इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए, जहाँ जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते थे वो भी आपने देख लिए। और एस-8 इज नॉट नो लॉन्गर एक्टिव, इट्स मर्ज विद एस-26, अब ये एक्टिव नहीं है और ये किसके साथ मर्ज हो गया है, 26 के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट थे जो आप लोग के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि आपकी लिस्ट में भी इतने ही हैं। चाहे तो आप लोग गूगल से डायरेक्टली इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा, हिंदी में अगर आप लोग अलग से चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से मैंने इसको आप लोग को एक सेपरेटली पढ़ाया है। तो अब जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आप लोग को दिखाया था, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को वहाँ पर दिखाया था कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो क्या उसका आंसर होगा, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत वो आ रहा है, जो निर्माणी अनुबंध थे, तो आप लोग उसका आंसर ज़रूर से कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक है जर्नल, जिसमें हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। जर्नल और कैश बुक साथ में ही पढ़ लेंगे, बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं दोनों। अब थोड़ा जल्दी-जल्दी स्पीडली आप लोग की वीडियोज़ आएँगी, बेसिक चीज़ें थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे से समझाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, तो आगे आप लोग को ना जर्नल समझ में आएगा, ना लेजर, ना ही आगे की कुछ भी टॉपिक समझ में आएँगे। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोग को समझाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।